तो चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का सीधे रुख करेंगे। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने आज अपनी बात को बड़े दार्शनिक अंदाज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक अनुयायी के रूप में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। लेकिन वे स्वयं उसका आचरण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये उनको स्वयं भी देखना चाहिए। यद्यपि मैं उनको सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि उम्र में वो मुझसे काफी बड़े हैं और वैसे भी आज की ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बालबांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए। जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गया। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से
68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे तर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी, जब हम लोग सामान्य बजट पे चर्चा कर यहां पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, तब प्रयागराज का महाकुंभ अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आएगा। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। 66 करोड़ लोग आ जाएं और सुरक्षित वापस अपने घरों को चले जाएं और खुशी खुशी होकर के जाएं। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों को आने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो अनुमान था उससे कई ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। और उन स्थितियों में जो लोग नहीं आ पाए उनके मन में एक कसक थी कि कुछ छूट गया, कुछ चूक हुई है। लेकिन जो आया, जिसने भी डुबकी लगाई, आस्था की उस डुबकी में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। और अभिभूत होकर के नहीं गया, यह भारत की विरासत का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है कि इसके बारे में हम लोग इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इन चीजों के बारे में। लेकिन इसके आर्थिक पक्ष के बारे में भी अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कुछ उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन चीजों को अगर आप एक बार आप लोग भी जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि भारत के बारे में विदेशी मीडिया वह बहुत नकारात्मक टिप्पणी करता है। महोदय, विदेशी मीडिया ने भी जो टिप्पणियां की हैं
महाकुंभ प्रयागराज के बारे में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो यूएस की है, एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी, महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यह आयोजन में केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची थी। राइटर्स, या डिजिटल कुंभ था। इसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक की बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन, यह पर्वों का पर्व था। लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। CNN, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नजारा है। यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1923 में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा, कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। महोदय, देश के सबसे प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के एडिटर, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कही कि महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करना ये बड़ी हिम्मत का काम था और ये हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई। ये आयोजन इतना सफल हुआ, ये चमत्कार से कम नहीं है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आते हैं और रिस्क होता है। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महोदय, हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए थे और उनमें है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
मेरे लिए शानदार अनुभव था। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, चूंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि 5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश में मिला, लेकिन इन 5 कॉरिडोर में विशेष रूप से हमें देखने को मिला था प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी के लिए एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर, लखनऊ और आपके नैमिषारण्य का एक 3रा कॉरिडोर, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का एक 4था और प्रयागराज से जो हम 5वां आस्था के कॉरिडोर को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने देखा कि देश भर के श्रद्धालु आने के इच्छुक थे, दिखाई दे रहे थे और पिछले 1.5 महीनों में उनकी उपस्थिति उन सभी क्षेत्रों में थी। तो अब प्रयागराज से होते हुए वृंदावन, मथुरा वृंदावन और सुखतीर्थ में ये उपस्थिति वहां देखने को मिली।
एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रयागराज का है, और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए, लेकिन महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन वह भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे, और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर,
सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी की कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर, जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे, हमारी सरकार ने कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए त्रेता युग की स्मृति को जीवंत करने का काम कराया। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी, बस अंतर यही है। और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुंभ में गए, 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए। महोदय, बजट की अपनी एक थीम होती है और 2025-26 के इस बजट को लेकर के जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने इस सदन में इस बजट को प्रस्तुत किया था तो एक थीम के साथ प्रस्तुत किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमारी सरकार का 9वां आम बजट था, जिसको हमें इस सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हर बजट अपनी एक निश्चित थीम के साथ आगे बढ़ा। हमने 2017-18 में अपना पहला बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। याद करिए, उस समय प्रदेश में एक कृषि बाहुल्य प्रदेश है। इस किसान का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था और उस समय ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम के साथ हमने बजट प्रस्तुत किया था। मुझे प्रसन्नता है, आज अन्नदाता किसान खुशहाल है, आत्महत्या प्रदेश में बंद हुई है। 2018-19 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की आवश्यकता, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इस बड़े प्रदेश के लिए इसी स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हम लोगों ने 2018-19 का अपना जो मूल जनरल बजट प्रस्तुत किया था वह इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था और प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने इस वर्ष किया था। 2019-20 का बजट हम लोगों ने मातृशक्ति, आधी आबादी को समर्पित किया था। मातृशक्ति के वंदन के लिए, उनके अभिनंदन के लिए मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बजट को महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया था। 2020-21 का बजट हम लोगों ने अपने प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित किया था और 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर आधारित था। 22-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का था। 23-24 का बजट त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के आधारशिला को रखने का, और 24-25 का हमारा बजट लोक मंगल को समर्पित करके राम राज्य की अवधारणा को जीवंत करने का बजट रहा है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हमने जोड़ा था। और 25-26 का इस बजट को भी हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से अन्नदाता किसान, युवा, महिला और गरीब को समर्पित करते हुए इसको हमने थीम दी है वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता की इस थीम के साथ यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है और इस बजट में अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था तक,
ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूत करने के संकल्प के साथ इस बजट को लेकर के हम लोग लेके आए हैं। और जिस लोक कल्याण की एक एक पंक्ति को पढ़ करके हमारे नेता प्रतिपक्ष यहां पे कह रहे थे कि हमने लोक कल्याण पत्र में ये घोषणा की है। लोक कल्याण पत्र 5 वर्ष के लिए घोषित किया गया है, 5 वर्ष में उसको अचीव करना है। अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट के, और अभी हम लोगों ने 151 में से 38 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, 91 घोषणाएं हमारी गतिमान हैं और 22 घोषणाओं में से कुछ की घोषणा इस बजट में की गई है और कुछ घोषणाएं हमारे अगले बजट में होने जा रही हैं, जिन पर मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता को यही विश्वास है, ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। और इसीलिए आज हम सब यहां पर उस बजट के उस भाव के साथ यहां पर आए हैं कि यह बजट उसी भाव के साथ यहां पर घोषित किया गया है और वही हम लोग यहां पर किए हैं। बजट के आकार के बारे में आपने चर्चा की, मुझे तो मैं भौचक था जब आप 24-25 के बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ का आपने किया था। 9 लाख करोड़ का नहीं था, हमारा जो मूल बजट था, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। वह हमारा जो मूल बजट था 2024-25 का, वह था 7,36,000 करोड़ का, 8 लाख नहीं था। और 2 अनुपूरक हम लेके आए थे, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आई थी, उनमें से कुल मिलाकर के वो 30,000 करोड़ का था, तो कुल होता है 7,66,000 करोड़ का। आप पाणी जी मुझे लगता है एक बार फिर से देख लेंगे, आंकड़े जिसने भी दे दिए हैं। देखिए आपके साथ समस्या यही है, जब आप अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, कोई लिख के आपको देता है, जबरन आपके मुंह पे अपने शब्द थोपता है, तो आप थोड़ा ट्रैक से हट करके बोलने लगते हैं। तो आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं आंकड़े बोल रहा हूं ना, आंकड़े तो मैं दे रहा हूं आपको कि मूल बजट हमारा था 7,36,000 करोड़ का और दोनों सप्लीमेंट्री जोड़ करके 30,000 करोड़ का होता है, तो कुल मिलाकर के 7,66,000 करोड़ का था। और 7,66,000 करोड़ के बाद अब हमारा जो मूल बजट है वह है 8,08,000 करोड़ का है। अगर आप इस बात को देखेंगे, आपने कहा कि सरकार ने पिछले उसमें 6 महीने में पैसा खर्च नहीं किया। बजट का जो ट्रेंड होता है, बजट साल भर के लिए प्रस्तुत होता है पांडे जी, 6 महीने के लिए नहीं होता है। योजनाएं बनती हैं, बनने के बाद उसको फिर उसके एग्जीक्यूशन में कुछ समय लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये चलते हैं, एक समय सीमा होती है, किसी के 18 महीने होती है, किसी के 24 महीने होती है, उसके दौरान ही वो चीजें होती हैं। आप उसको पहले 1 साल में 6 महीने में क्यों पूरा कर देना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए आप मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने 24-25 के बजट की जो बात की उसमें भी आप सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं तो आपको दे रहा हूं, आप 15-16 के बजट को देखें, 16-17 के बजट को भी देखें और 24-25 के बजट को भी देखें, तो सभी बजट में एक जैसी वो दिखेगी। हां, अलग विषय है कि बजट के दायरे को हमारी सरकार बढ़ाने में सफल हुई है और उसके परिणाम भी मैं इसमें भी चर्चा आपसे करूंगा कि बजट जितना पहले खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च आज बढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है और उसी पे हम आज इस पे चर्चा भी करेंगे। बजट का आकार इस 25-26 का जो बजट का आकार है वह पिछले बजट से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है।
जो कुल दोनों बजट को मिला, यानी मूल बजट के साथ साथ सप्लीमेंट्री को भी जोड़ लेंगे तो वह 7,66,000 करोड़ का होता था, और इस बार बढ़ाकर कि यह 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है, और यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है। और यह भी मैं आपको बताऊं, 2016-17 की तुलना में यह बजट 2.5 गुना बड़ा है, और 24-25 की तुलना में यह लगभग 10% अधिक है। यह जो बजट का दायरा हमने बढ़ाया, इसका आकार जो बढ़ाया है, यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वावलंबन के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह बजट हम लोगों ने इस बजट के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें लोक कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की एक प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। महोदय, अगर हम देखेंगे कि 2025-26 का जो बजट है, 2016-17 की तुलना में हम देखेंगे तो इनके जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाते थे वह 2,56,000 16-17 में इनका हो पाया था, 2,56,000 करोड़। लेकिन हमारी सरकार में जनवरी माह तक हम लोगों ने इस चालू वित्त वर्ष में जो अब तक कलेक्ट किया है वह 4,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो रोज